हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय पढ़ा रहा हूं और इतिहास विषय में भी मैं आप लोगों को सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन किस प्रकार कई भागों में बांट कर करते हैं। ठीक है। और प्राचीन इतिहास में मैं सबसे पहले आप लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में बता चुका हूं और उसके बाद फिर पाषाण काल के बारे में भी मैंने कल की क्लास में बताया था। आज की जो क्लास होगी वो पाषाण काल के आगे के यानी ताम्र पाषाण काल से संबंधित हो, लेकिन उसको जानने से पहले कल मैंने आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कुछ इमेज दिखाई थी जो प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो और उसके साथ साथ मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कुछ पाषाणकालीन स्थलों का नाम लिया था, जैसे मेहरगढ़, कोल्डी हुआ, ठीक है, दमदमा, ये सब जो स्थान बताए थे। तो कल मैंने आप लोगों को उसको भारत के मैप में दिखाना भूल गया था, तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को उन स्थानों को भारत के मैप में दिखा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि ये स्थान एक्चुअली है कहाँ पर। ऐसे तो बताया मैंने कि इस राज्य में है, इस जिले में है, लेकिन जब आप उसको मैप में देख लेंगे तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए चलिए देखिए कि वो स्थान भारत के मैप में कहाँ कहाँ है। हाँ देखिए, जैसे देखिए कि भारत के कुछ जो प्रमुख पुरा स्थल हैं उनसे संबंधित ये भारत का मैप है। ठीक है। इसकी जो आकृति है वर्तमान भारत के मैप के जैसी ही है, लेकिन उस समय का जो भारत का मैप था यानी भारत का जो क्षेत्र था उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए बड़ा आसान लगेगा कि देखिए ये सब स्थान जो थे अपने देश में कहाँ कहाँ थे। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि अपने देश में गेहूं का प्रमाण या जौ को उपजाने का प्रमाण कहाँ मिला था। मैंने आपसे बताया था ना कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास। तो देखिए ये जो पहाड़ियां यानी बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, यहीं पर पहाड़ियां हैं सुलेमान और किरथर की, यहीं पर यह स्थान है। देखिए क्या है, मेहरगढ़, यानी यहीं से हमें गेहूं और जौ को उपजाने का सबसे पहला सच। उसके बाद देखिए मैंने कल आप लोगों को बुर्ज होम के बारे में बताया था, यानी बुर्ज होम जो स्थान है मैंने बताया था कि आपको कश्मीर में यह स्थान स्थित है और यह स्थान का जो नामकरण हुआ था वहां पर भुर्ज वृक्ष के पाए जाने की वजह से हुआ। तो यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा देखिए मैंने कहा था ना कि अपने उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में है, तो देखिए ये यहाँ पर है। ठीक है। फिर उसी के नीचे जस्ट देखिए प्रतापगढ़ में महागढ़ा है। ठीक है। फिर देखिए कल हम लोगों ने देखा था भीमबेटका, ये देखिए कहां पर है, नर्मदा नदी के और विंध्य पहाड़ी के पास में, यानी कहां पर है, एमपी में। ठीक। उसके बाद देखिए एक और स्थल के बारे में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था चिरांद के बारे में, जिसको मैंने बताया था कि बिहार में से, देखिए ये बिहार में यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए ये नर्मदा और ताप्ती नदियां, उसके नीचे जब हम आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देखिए एक स्थान मैंने कल बताया था इनाम गांव, ये देखिए यहाँ पर है। उसके बाद कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है होसंगी। फिर उसके बाद देखिए इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में कुर्नूल नामक स्थान है, वहां पे गुफाएं थी, ये है। फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पय्यपल्ली। फिर इधर देखिए यहाँ पर कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे देखिए एक स्थान है जिसका नाम है हल्लूर। ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए केरल में एक स्थान प्राचीन काल है जिसका नाम क्या है, आदिचनल्लूर। ठीक है। तो ये आपको देखने से, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर असम में एक स्थान है दाउजली हेडिंग, यानी ये स्थान आपको देखने से पता चलता है कि अपने देश में प्राचीन काल में पाषाण कालीन सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। यानी देखिए ये पश्चिम में, उत्तर में, पूरब में, मध्य भारत में, पश्चिम में, फिर यहाँ पर दक्षिण भारत में, यानी भारत में चारों तरफ पाषाण कालीन सभ्यता का विकास हुआ था, प्रसार हुआ था। ये चीजें
हम लोग को मैप में देखना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आप लोग को इस चीज को मैप। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की जो क्लास है ताम्र पाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि ताम्र पाषाण काल जो देखिए पाषाण काल के जस्ट बाद शुरू हुआ था, यानी इसके पहले मनुष्य को धातुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। इसी काल से मनुष्य को धातुओं के बारे में जानकारी मिली, और धातुओं में सबसे पहले किसकी जानकारी मिली? तांबे की। लेकिन ऐसा नहीं था कि तांबे की जानकारी हो जाने के बाद मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग करना बंद कर दिया। पत्थरों का उपयोग भी करते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिनको वो अब तांबे का बनाने लगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग ताम्र पाषाण काल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल की जो पाषाण सभ्यता थी, उस सभ्यता में जब नव पाषाण काल खत्म होने लगा था, तो उसी के समय, उसी के जस्ट बाद मनुष्य को धातुओं के बारे में भी जानकारी हुई, और धातुओं में सबसे पहले किसकी जानकारी हुई? तांबे की। तो जो ऐसे वस्तुएं थी, ऐसे सामान थे जो घरेलू उपयोग के थे, जो कुछ हथियार थे, कुछ औजार थे, तो उनको बनाने के लिए मनुष्य किसका प्रयोग करने लगा? पत्थर की जगह धातु का। लेकिन घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, ठीक है, तो पत्थरों को घेर घेर के अपना वो बनाता था, तो उन सब चीजों में पत्थर का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जो छोटी चीजें थी, जो घरेलू उपयोग की चीजें थी, उनमें अब मनुष्य धातुओं का भी प्रयोग करने लगा था, और उस धातुओं में तांबा जो है सबसे पहले उपयोग किया। देखिए, नव पाषाण काल का अंत होते होते मानव ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया। देखिए, मैंने अभी बताया धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। इस काल चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। ऐसा नहीं था कि पत्थर का उपयोग बंद कर दिया, पत्थर का भी करते थे और तांबे का। इसी कारण इस काल चरण को ताम्र पाषाण कहते हैं। यही वजह है कि इसको ताम्र पाषाण यानी दोनों को मिला के इसका नामकरण रखा गया। तो इस काल का जो ताम्र पाषाण काल था, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां विकसित थी, जिसके लिए उस क्षेत्र का नाम उसी प्रकार से रख दिया गया था। देखिए क्या क्या है, देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसी काल से संबंधित एक नई सभ्यता, नई संस्कृति का विकास हुआ था, और इस संस्कृति का नाम क्या रख दिया गया था? आहार या बनास संस्कृति। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है कि यह एक पश्चिमी भारत और पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। ठीक है, इसमें देखिए इसका आहार का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती, और स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट। ठीक है, फिर देखिए पत्थर की चार दीवारी से घिरे मकान हुआ करते थे, यानी इस संस्कृति के लोगों के जो मकान थे वो कैसे थे? पत्थर की चार दीवारी यानी बाउंड्री से घिरे हुए मकान। इस संस्कृति के जो कुछ प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे? बागोर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंड। ठीक है, ये क्या थे? इस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। इसमें देखिए चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है, यानी घर थे, उनके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी। फिर देखिए यहां से भी चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। फिर यहाँ मिट्टी की एक इमारत का साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी पकी ईंटों का भी साक्ष्य यहाँ मिला है। फिर देखिए तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए, यानी यहाँ से तांबे के छोटे छोटे टुकड़े भी प्राप्त हुए। उसी प्रकार देखिए अब ये संस्कृति विकसित हुई थी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब देखिए एक इसी काल की एक और संस्कृति विकसित हुई थी, कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो संस्कृतियां विकसित हुई थी उनको दो भागों में बांट दिया गया था, एक कायथा संस्कृति और दूसरी मालवा संस्कृति। तो इन संस्कृतियों से जो संबंधित महत्वपूर्ण स्थल से एक देखिए कायथा है और एक एरण है। तो कायथा में देखिए क्या क्या मिला था? किलाबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले थे, प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिले थे, यानी पत्थर से बने फलक जो बनाए जाते थे उसको बनाने के कारखाने। ठीक है, इसका देखिए प्राचीन नाम क्या था? कपित्थक, यानी वारामिहिर की जन्मस्थली थी, यानी चंद्रगुप्त के जो एक नवरत्नों में से एक थे वारामिहिर,
तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ था, इसी स्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी किले बंद बस्तियों के साक्ष्य मिले, जैसे राजस्थान वाले जो स्थान थे वहां पे भी किले बंद बस्तियां थी, घर थे, इसी प्रकार के साक्ष्य यहाँ भी मिले। इसका मतलब कि उस काल के मनुष्यों को अपने घर के बाहर चार दीवारी बनाने का ज्ञान था, उन्होंने चार दीवारी बनाई थी। ठीक, उसी प्रकार देखिए मालवा संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल क्या है, नागदा है और नवदा टोली। तो यहां से देखिए क्या मिला है, सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती, यानी यह जो स्थान था उस काल का सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती थी, यानी वहां के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा इस प्रकार के धातुओं और पत्थरों का उपयोग किया गया। ठीक, उसके बाद देखिए चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य, यानी उस समय के घर जो कैसे थे, चौकोर थे, ठीक है, और वृत्ताकार थे। तो ऐसे ये देखिए आयताकार, चौकोर, फिर वृत्ताकार, इस प्रकार। ठीक है, फिर देखिए इस स्थान के जो उत्खनन करता थे, यानी इस स्थान के बारे में जिस विद्वान ने, जिस पुरातत्वविद ने, जिस इतिहासकार ने पता लगाया था, उनका नाम क्या था, उत्खननकर्ता कौन थे, एच.डी. संकालिया। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ और इसका नाम क्या रखा गया, जोरवे संस्कृति। देखिए इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, टीजीटी में भी आया हुआ है कई बार और नेट के एग्जाम में भी आया, तो बहुत हायर हो गया, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में इनसे संबंधित कुछ कुछ स्थलों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि यह स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, या ये कौन से काल के स्थल है, कि पाषाण काल से हैं, मध्य पाषाण काल से हैं, नव पाषाण काल से हैं, ताम्रपाषाण काल से। जैसे देखिए सीटेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, तो उसमें ऑप्शन दिया था पूरा पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य पाषाण काल या कांस्य युगीन। तो इसमें से आपको ये पता रहना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कौन से युग की थी, ताम्रपाषाण काल। इस संस्कृति से संबंधित जो प्रमुख स्थान थे क्या है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। ठीक है, और कहा जाता है कि अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है, यानी इस संस्कृति के 200 जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा था, दैमाबाद। ठीक, उसके बाद देखिए और भी कुछ प्रमुख पूरा स्थल है, देखिए प्रकाश है, नासिक है, इनाम गांव है, चंदोली है, सोन गांव है। यानी इन स्थानों का नाम लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यह पूरा स्थल किस संस्कृति से संबंधित है या किस युग की सभ्यता से संबंधित है। तो किस युग की सभ्यता से है, ताम्रपाषाण। ठीक है, और कौन सी संस्कृति से है, तो जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहाँ विकसित थी, तो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य। तो इस प्रकार से इसको देखिए अब यहाँ देखिए क्या क्या मिले हैं, 5 कमरों वाले मकान मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खाई से घिरी किलाबंद बस्ती मिली है, यानी ऐसी किलाबंद बस्ती मिली है जो खाई से घिरी हुई, कई खाइयां हैं, पहाड़ के ऊपर है और वो किलाबंद की गई। फिर यहाँ देखिए मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जैसे मैंने कल दिखाया था जो प्रतिमा, कि मातृ देवी की जो प्रतिमा है, कल नहीं भी दिखाया था तो मैं दिखा दूंगा। तो मातृ देवी की प्रतिमा यहीं से मिली। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का एक उदाहरण कहां से मिला है, पूर्वी भारत से। यानी देखिए भारत के हर क्षेत्र में वहां का देखिए कौन कौन सा स्थल है, वो कहां मिला है, पश्चिम बंगाल में मिला है, बिहार में मिला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बंगाल में देखिए क्या है, पांडुराजर ढेवी है, महिषदल है, सेनुवार है, बिहार में सोनपुर है, ताराडीह है और चिरांद है। इसी प्रकार से अपने उत्तर प्रदेश में भी मिला है, खैराडीह है और नरहन। ये कहाँ के स्थल थे, पूर्वी भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक, अब देखिए इस काल की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जिन संस्कृतियों के बारे में देखा है तो उनका काल अवधि देखे। जैसे देखिए हम लोगों ने देखा आहार संस्कृति, तो आहार संस्कृति कहाँ विकसित थी, राजस्थान। तो राजस्थान में जो संस्कृति विकसित थी इसका काल देखिए क्या है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व।
ठीक है। उसी प्रकार देखिए कायथा संस्कृति के बारे में हम लोगों ने देखा, तो ये कब से कब तक विकसित थी? 2450 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। फिर देखिए शावलदा संस्कृति थी, ये कब से कब तक थी? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। उसी प्रकार प्रभास संस्कृति थी, ये कब थी? 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। तो कुछ कुछ एग्जाम में देखिए इनका आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए मालवा संस्कृति, ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच। उसी प्रकार देखिए रंगपुर था, वो कब से कब तक? 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इनका एक काल है। अब देखिए ये संस्कृतियां जो हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण यहाँ विशेषता थी जिसके नाम पर इसको लोग जानते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते। देखिए आहार संस्कृति जो थी वो देखिए किस लिए प्रसिद्ध थी? यहाँ पे यानी कुछ विशेष प्रकार के बर्तन पाए जाते थे मिट्टी के। देखिए कैसे? काले रंग के बर्तन जिन पर सफेद डिजाइन बने होते, यानी काले रंग के बर्तन होते थे और उस पे सफेद रंग के डिजाइन बने, ठीक। उसी प्रकार देखिए कायथा संस्कृति में चॉकलेटी रंग के चित्र बने लाल लेप वाले मृदभांड थे, यानी मिट्टी के बर्तन कैसे थे? चॉकलेटी रंग का चित्र बना हुआ था, उस पर लाल रंग का लेप किया हुआ था और वो बहुत अच्छे दिखने में लगते थे। फिर देखिए लाल रंग से चित्रित पांडु भांड, ठीक है, लाल रंग से चित्रित कुछ छोटे छोटे बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्कीर्ण नमूने वाले कंकटित भांड, यानी कुछ और उत्कृष्ट नमूने वाले, उत्कीर्ण किए गए ना, उस पर कुछ छपाई की गई थी, कुछ अंकन किया गया था, कुछ लिखा गया था, तो वो भी कहाँ मिले हैं? इसी संस्कृति से। फिर देखिए प्रभासपुर और रंगपुर से, यहाँ से जो चीजें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता के समान है, लेकिन यहाँ चमकदार सतह होने के कारण यहाँ पर चमकीले लाल मृदभांड भी पाए, ठीक है। ये इनकी विशेषताएं हैं इन स्थलों की, जिसके नाम पर इनका लोग महत्व देते हैं कि ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए मालवा संस्कृति, यहाँ पर देखिए मोटे सतही लेप वाले बर्तन जिन पर लाल या काले रंग में डिजाइन, यानी ये सब किस चीज की खासियत बताई जा रही है? यहाँ पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के। तो यहाँ बर्तन देखिए क्या है? मोटे सतही लेप वाले, सतह पे जो मोटे लेप लगे थे, और वो लेप कैसे होते थे? लाल या काले रंग, ठीक। फिर देखिए अगली संस्कृति जोरवे संस्कृति है, यहाँ पर लाल या काले रंग से रेखित मृदभांड पाए गए हैं, यानी बर्तन जो मिट्टी के हैं उस पे लाल और काली रेखाएं खींची गई हैं उस पर, ये जिनकी धुंधली और खुरदरी सतह पर पतला जल रंग किया गया। इनकी जो जल सतह है, धुंधली है, उस पर क्या किया गया है? पतला जल रंग किया, यानी थोड़ा हल्का पानी के जैसा रंग किया गया। तो ये थी किसकी खासियत? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों की। अब हम लोग देखते हैं इसी काल की सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी, स्थल था, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक। तो जैसा कि आप लोग इस नाम से परिचित है बहुत पहले से ही, तो ये जो सभ्यता थी ये कहाँ विकसित हुई थी? वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है, यानी वर्तमान पाकिस्तान में कहाँ पर? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मध्य। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु है खुद, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, यानी ये इसकी सहायक नदियां हैं और इन्हीं के मध्य में इस सभ्यता का विकास हुआ था। यानी इस सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थल होंगे वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे थे, विकसित हुए थे, और इसीलिए इसका नाम देखिए हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ सिंधु सभ्यता भी रखा गया, ठीक। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम पता चार्ल्स मेसन ने लगाया था, यानी इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने लगाया था। और इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि भारत में जब लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी के दौरान रेलवे लाइन को बिछाने के क्रम में वहां के जब मजदूरों ने वहां खुदाई किया था, तो इस
स्थान से संबंधित कुछ स्थल वहां से मिले थे, यानी वहां पे खुदाई कर रहे थे वो लोग, तो खुदाई करते वक्त इसका पता चला। देखिए, जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वहां पर खुदाई हो रही थी, तो वहां से देखिए क्या हुआ, ईंट और रोड़ों का उपयोग हुआ, टीला मिला था। यानी जब खुदाई की तो वहां दिखा कि नीचे ईंट, बहुत सारा ईंट मिल रहा है। जब उसको और खुदाई किया गया तो पता चला कि पूरे यहाँ पर बस्ती बसी हुई थी। बाद में इन्हीं ईंटों को मजदूरों ने वहां अपने काम में उपयोग कर लिया, और बाद में पता चला कि नहीं, ये तो बहुत प्राचीन कालीन स्थल था और यहाँ पर ईंट का प्रयोग करके घर और मकान बनाए। ठीक। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज के साथ इस नई सभ्यता का पता चला। जब ये बात पता चली तो भारत के ही एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 ईस्वी में इस स्थल का विधिवत तरीके से उत्खनन करवाया, और बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्कृति विकसित थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे लोगों के घर मकान। ठीक है, तो उस समय रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उन लोगों ने वहां पर केवल जो ईंटें मिले उसका उपयोग कर लिया खुदाई करके, लेकिन उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास नहीं। ठीक, फिर देखिए 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। यानी दयाराम साहनी जो थे पुरातत्व विभाग से ही संबंधित थे अधिकारी, लेकिन उस समय जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। तो उनकी जब इन्होंने ये सब खोज कर ली और ये सारी जानकारियां जब पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल को बताई, तो उन्होंने उसके 2-3 साल बाद सारी स्थितियों का जायजा लेने के बाद आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता विकसित थी, और उस सभ्यता का नाम क्या था, सिंधु घाटी। ठीक, तो तभी से इस स्थान का नाम पड़ गया था सिंधु घाटी। ठीक, अब देखिए इसके कुछ नामकरण है, जैसा आप लोग पुस्तकों में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल। फिर देखिए इसका कुछ आप लोग नाम देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता अथवा सरस्वती सभ्यता। तो यहाँ इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ की अधिकांश बस्तियां किसके किनारे हैं, सरस्वती और उसकी सहायक नदी। सरस्वती नदी इस समय देखिए विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय में इसका अस्तित्व था। ठीक है, फिर देखिए हड़प्पा स्थल, तो प्रथम स्थल के आधार पर, यानी इस स्थल पर सबसे पहले चीजें प्राप्त की गई थी, खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम। फिर देखिए इसे कहा जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी भारत में सबसे पहले नगर अगर पाए जाने का साक्ष्य मिला है तो कहां से मिला है, सबसे पहले यहीं से मिला, इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत में नगरीय सभ्यता का सबसे पहला प्रमाण यहीं से। ठीक है, देखिए इस काल की सभ्यता का जो प्रमुख स्वरूप था कैसा था, कांस्य युगीन सभ्यता, और पहली बार यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया गया। फिर देखिए इसी को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, और यहाँ की जो लिपि है वो अपठनीय। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण लिपियां मिली हैं, लिखावटें मिली हैं, तो उनके आधार पर इस सभ्यता के बारे में हम पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चीजें अभी सही से नहीं पढ़ी गई है, ना समझी गई। ठीक है, इसलिए इसका नाम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो इस काल के लोगों के द्वारा देखिए अब किस चीज का प्रयोग किया जाने लगा, कांसे का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, कांसा देखिए बनता किस चीज का है, कांसा ही तांबा का ही एक रूप है, लेकिन उसमें तांबे के साथ टिन मिला दिया जाता है और तब फिर कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, तो कांसा भी तांबे का ही एक रूप है। ठीक, आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, यानी हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र। देखिए तो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है भारत, यानी इन्हीं के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। देखिए पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र थे वहां देखिए क्या है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। ठीक है, ये पंजाब जो था पहले
जो अपने अपने देश का पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है पहले सम्मिलित रूप से एक ही थे। ठीक है, तो जो भारत का विभाजन हुआ आजादी के बाद, तो जो पूर्वी पंजाब था वो कहाँ हो गया, पाकिस्तान में, और जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में हो गया, और जो पूर्वी पंजाब था वो अपने देश में। ठीक, तो ये देखिए ऐसा। उसी प्रकार देखिए जम्मू कश्मीर अपने भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी इन क्षेत्रों में इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए इस काल के सुदूर स्थल यानी सबसे लास्ट यानी देखिए जैसे ये सभ्यता विकसित हुई थी तो उत्तर में इसका सबसे अंतिम स्थान कौन था, दक्षिण में कौन सा, पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, तो उसी प्रकार से है। तो सबसे इसका उत्तरी स्थल जो था वो क्या था, मांडा था। मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार से देखिए सबसे जो पूर्वी स्थल था वो कहां पर है, आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर कहां पर है, अपने राज्य उत्तर प्रदेश में मेरठ के। ठीक, उसके बाद देखिए ये दैमाबाद जो है ये दक्षिणी सबसे दक्षिणी स्थान है, कहां पर है, वर्तमान महाराष्ट्र। ठीक है, और ये सुतगा गेंडोर कहां पर है, सबसे पश्चिमी स्थान है, ये वर्तमान पाकिस्तान। ठीक, तो इस प्रकार से ये यहां तक विकसित थी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये देखिए जो हड़प्पा के 4 जो भौगोलिक स्थल मैंने अभी बताया कि मांडा देखिए कहां पर है, मैंने बताया ना यह स्थल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है, यह देखिए विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तर में स्थित। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया, यानी इन 2 पुरातत्वविदों के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। ठीक, आगे देखिए यहाँ मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। यानी सैंधव स्थल की यहाँ पर 3 प्रकार के विषय, यानी प्राचीन सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव, यानी सैंधव के बाद का भी प्रमाण होता है। यानी सिंधु सभ्यता के विकसित होने से पहले का भी साक्ष्य मिला है, जब सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में थी तब का भी साक्ष्य मिला है, और जब सिंधु सभ्यता एक तरह से पतन के कगार पर थी, यानी उसका अंत होने वाला था, तब उसका भी साक्ष्य। ठीक, दूसरा स्थल देखिए मैंने क्या बताया कि आलमगीरपुर है, यानी पूर्वी स्थल। ये कहां पर है, वर्तमान मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी कौन सी नदी है, यमुना की सहायक। ठीक, उसी प्रकार देखिए दैमाबाद जैसे मैंने बताया कहां है, वर्तमान महाराष्ट्र में। कहां पर है, अहमदनगर जिले में। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, बाएं किनारे पर स्थित। ठीक है, ये देखिए दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक, ये देखिए सुतका गेंडो, ये देखिए कहां पर है, दास्क नदी के किनारे है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की। ठीक है, ये है जो स्थल वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान। बाकी जो 3 स्थल थे वो अभी अपने भारत। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। यानी सिंधु सभ्यता से बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लेकिन उन स्थलों में से प्रमुख 7 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वहां नगरों जैसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उसमें देखिए कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, और उसमें कोई एक ऐसा रहेगा जो गलत रहेगा, तो उसमें से आपको वही पूछेगा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत्य है। तो देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा मिले बहुत ढेर सारे स्थल है, लेकिन यही जो स्थल थे वो नगर थे, यानी यहां पर शहरों के जैसे प्रमाण मिले। ठीक, देखिए और चीजें देखते हैं। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकृति में विकसित थी, तो कैसे विकसित थे, त्रिभुजाकार आकृति, यानी इसकी आकृति ऐसे त्रिभुजाकार।
ठीक है, इस प्रकार से विकसित। देखिए स्टुअर्ट पिगट का कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल हैं वो क्या है, जुड़वा राजधानियां, यानी इस सभ्यता के सबसे प्रमुख जो स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं और वो जुड़वा राजधानियां थी। जैसे देखिए इस समय भी अपने देश में कहा जाता है कि भारत की राजनैतिक राजधानी क्या है, दिल्ली है। उसी प्रकार से आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को। घोषणा नहीं हुई है लेकिन माना जाता है, कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के ये दो प्रमुख स्थल हैं, इनको क्या कहा जाता था, जुड़वा राजधानी। और ये जो क्षेत्र था पूरी हड़प्पा सभ्यता का कितने क्षेत्र में फैला था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इसका जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो क्या किसके आधार पर किया गया है, कार्बन 14 विधि के द्वारा। ये कार्बन 14 विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कार्बन के परमाणुओं अणु के उपस्थिति के आधार पर इसकी गणना की जाती है कि यह स्थल कितना पुराना है। ठीक, इसको देखिए क्या कहा जाता है, रेडियो कार्बन की C14। देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, कार्बन 14। ठीक, तो इसके आधार पर उस काल की गणना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया था कि जो कार्बन के दो परमाणु होते हैं 12 और 14, तो ये 14 हमेशा मौजूद होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना पुराना है। ठीक, देखिए इसके द्वारा इसका कालावधि पता किया गया और कहा जाता है कि ये कब से कब तक विकसित थी, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। किसी किसी किताब में आपको मिलता है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, यानी लगभग 1000 साल तक इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए इस काल के जो कुछ प्रमुख स्थल थे उनको खोजा किसने था, तो देखिए हड़प्पा जो है उसको किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने। चन्नूदड़ो की खोज किसने की थी, एनजी मजुमदार ने। लोथल नामक स्थल की खोज किसने की थी, एसआर राव ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। बनावली की खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने। ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने। रोपण की खोज किसने की थी, बीबी लाल ने। बीबी लाल नहीं, शायद ये आर.एस. बिष्ट है। ठीक है, क्या है, आर.एस. बिष्ट ने ही की। ठीक है, उसके बाद देखिए सुतगा गेंडोर है, इसकी खोज किसने की थी, आर.एल. स्टाइन। तो ये जो प्रमुख स्थल हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये उनके नाम। ठीक है, अब देखिए जो प्रमुख स्थल थे मैंने आपको दिखाया, तो इनको एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं, ये भारत के मैप में कहां पे, यानी इनकी स्थिति कहां पर। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के ही आसपास की सभ्यता का विकास हुआ था। जैसे देखिए, ये देखिए सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी। ठीक है, यहीं पे ब्यास है और यहीं पे सतलज। तो देखिए ये कहां पर है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, यहीं पर देखिए राखीगढ़ी है, यहीं कालीबंगा है। ठीक है, ये सब क्या है, राजस्थान में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर गंवेरी वाला है। फिर सिंधु नदी के किनारे देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो है। फिर जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पर चन्नूदड़ो है। फिर देखिए सुतका कोह है। फिर देखिए गुजरात में धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है और लोथल है। इसका मतलब ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का ही क्षेत्र है जहां पर इस सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास। तो ये हम लोगों ने इसको मैप। अब देखिए कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे कालीबंगा में हमें क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, तो ये सारी चीजें देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे भी प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर से देखेंगे इसके आगे की चीजें। ठीक है, तब तक के लिए